So, hello everyone. Today we are going to start our fourth part of MCQ session on content writing. Here we are going to complete our second unit of content writing. Okay, in third part we had started our second unit, first part, and now this is the last part of your unit 2 of content writing. So, without wasting much time, we start with our today's session. First question is, when proofreading you are writing, you should check and fix errors related to which of the following aspects. जब आप प्रूफ रीडिंग करते हो अपनी राइटिंग का, तो आप उसमें क्या चीज़, जब आप प्रूफ रीडिंग करते हो अपनी राइटिंग का, तो आपको क्या चेक करना है और कैसे अपने एरर्स को फिक्स करना है. तो टू विच ऑफ द, तो इसमें से कौन से एस्पेक्ट्स को आप चेक करते हो और उसके एरर्स को फिक्स करते हो. तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. देयर आर 4 ऑप्शंस. फर्स्ट इज ऑल ऑफ द बिलो, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वोकैबुलरी एंड टोन. स्टूडेंट्स, इट विल बी क्लियर दैट जब भी आप प्रूफ रीडिंग करोगे तो आप हर एक चीज़ चेक करोगे. आप पैराग्राफ स्ट्रक्चर भी चेक करोगे, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स है या नहीं वो भी चेक करोगे, वोकैबुलरी एंड टोन भी चेक करोगे. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, दैट इज ऑल ऑफ द बिलो. Second question is, apart from improving readability, what else does Hemingway editor offer content writers? Hemingway editor करके जो एक ऐप है वो आपको क्या चीज़ हेल्प करता है रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के अलावा? क्या वो प्लेगरिज्म चेक करने में हेल्प करता है, फॉन्ट स्टाइल कंसिस्टेंसी चेक करने में, थेसरस और सजेशंस फॉर क्लियरर राइटिंग. तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज सजेशन फॉर क्लियरर राइटिंग भी देता है हेमिंग्वे एडिटर. सिर्फ आपकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव नहीं करता है, उसके अलावा वो आपको सजेस्ट करता है टू हाउ टू राइट अ क्लियर. नेक्स्ट इज, विच टूल इज नोन फॉर चेकिंग फॉर ग्रामर, स्पेलिंग, पंचुएशन, स्टाइल एंड टोन फॉर एरर्स इन कंटेंट राइटिंग. इसमें से कौन सा टूल है, इन चारों में से कौन सा टूल है जो आपको हेल्प करता है ये सारी चीज़ें चेक करने में? जिंजर, ग्रामरली, गूगल डॉक और हेमिंग्वे एडिटर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज ग्रामरली. क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज इट रिकमेंडेड टू रीड योर कंटेंट अलाउड ड्यूरिंग द प्रूफ रीडिंग प्रोसेस. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप प्रूफ रीडिंग करते हो तो वो टाइम पे क्यों ऐसा बोला जाता है कि आपको बोल कर अपना कंटेंट रीड करना चाहिए. उसका रीज़न है टू चेक फॉर्मेटिंग इनकन्सिस्टेंसी, टू ओवरलुक पंक्चुएशन एरर्स, टू आइडेंटिफाई स्पेलिंग मिस्टेक्स और टू नोटिस द फ्लो एंड कोहेरेंस राइटिंग. स्टूडेंट्स देखो, इसके पहले भी मैंने आपको MCQ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये बताई हूँ कि जब भी आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं तो उसमें से जो ऑप्शन आपको बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लग रहा, सबसे पहले आप उसको कट कर दो. जैसे टू चेक फॉर्मेटिंग इनकन्सिस्टेंसी, ये पॉसिबल नहीं है. पंक्चुएशन एरर्स चेक करने के लिए आपको लाउडली बोलने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी नहीं हो सकता. स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब बोल के देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, आप नॉर्मल रीड करोगे तो भी आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढ सकते हो. तो बचा क्या? बचा ये डी पॉइंट, टू नोटिस द फ्लो एंड कोहेरेंस ऑफ राइटिंग. यानी प्रूफ रीडिंग, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रूफ रीड करते समय आप अपने कंटेंट को लाउडली रीड करो सो दैट आपको फ्लो समझ में आए अपने राइटिंग का. तो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज डी. स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने ऑप्शंस चेक किया कीजिए कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये ऑप्शन है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप कोई भी ऑप्शन में कॉन्फिडेंट नहीं हो या आपको एक से ज़्यादा आंसर सही लग रहे हैं तो वो टाइम पे इस तरह से एक एक को क्रॉस करते हुए सोचा कीजिए, तो आपका आंसर सही निकल जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, What is the benefit of using spell checkers and grammar tools during proofreading? Proofreading के समय में spell checkers और grammar tools को यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं? इससे आप vocabulary और syntax enhance कर सकते हो, improving the flow of the content, ensuring the accuracy of citations और checking spelling and grammatical mistakes. तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है. आप स्पेल चेकर और ग्रामर टूल्स यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करने के लिए ही उसको यूज़ करोगे. क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज प्रूफ रीडिंग इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्टेंट राइटर्स. कॉन्टेंट राइटर्स के लिए प्रूफ रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? टू एड मोर इन्फॉर्मेशन टू द आर्टिकल्स, टू मेक द राइटिंग लॉन्गर, टू एलिमिनेट प्रोफेशनल एरर्स और टू एंश्योर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग.
क्यों प्रूफ रीडिंग इम्पॉर्टेंट है कंटेंट राइटर्स के लिए? यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टू एलिमिनेट द प्रोफेशनल एरर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ कंटेंट एडिटिंग? जब आप कंटेंट एडिटिंग करते हो तो उसका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है? टू चेकिंग फॉर एक्यूरेट स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिव्यूइंग कंटेंट फॉर फ्लो एंड रीडेबिलिटी, combining through content line by line, focusing on technical aspects of writing. Yes, the correct answer is B, that is reviving content for flow and readability. Question number 8, what can a skilled content editor help improve your writing online? स्किल कंटेंट एडिटर जो होता है वो कैसे आपको हेल्प करता है आपके ऑनलाइन राइटिंग को इम्प्रूव करने में? बाय इंक्रीजिंग गूगल रेटिंग्स, बाय डिक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक, बाय डिक्रीज सेल्स और डिक्रीज विजिबिलिटी ऑनलाइन। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई सर्विसेज किसी से ले रहे हो तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि वो सर्विस लेने से आपका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ना कि आपका नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे जो आप ऑप्शंस देखोगे, डिक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, यानी आपका और वेबसाइट में जो आपके कंटेंट में ट्रैफिक आ रहा है वो कम हो रहा है, इसके लिए आप करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप नहीं चाहोगे आपका वेबसाइट ट्रैफिक कम हो, आप नहीं चाहोगे आपका सेल्स कम हो, आप नहीं चाहोगे कि आपकी जो ऑनलाइन विजिबिलिटी है वो कम हो। तो ये 3 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। तो बचा क्या? ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? गूगल रेटिंग्स में इंक्रीज होना, ठीक है। इस तरह से लॉजिक्स यूज करना है जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो। तो हर एक क्वेश्चन ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पहले से पढ़ चुके हो वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कुछ अलग भी क्वेश्चन आता है तो भी आपने जो पढ़े हो, आपने जो 4 यूनिट्स अपने 4 यूनिट्स कंप्लीट करे हो सिलेबस में, तो उसी के अंदर से ही कुछ ना कुछ चीज़ें आएगी, ठीक है। एमसीक्यू स्टूडेंट्स को लगता है ईजी है, बट वो ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यू में आपको पूरा वो जो टॉपिक है उसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उन लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज, और स्टूडेंट्स अगर आप लोग को ये सेशन अब तक पसंद आ रहा है तो सेशन को साथ साथ में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ एडिटिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग फॉर कंफ्यूजिंग सेंटेंसेज एंड ओवरयूज वर्ड्स? किस टाइप के एडिटिंग में हम कंफ्यूजिंग सेंटेंसेज और ओवरयूज्ड वर्ड्स को चेक कर सकते हैं? लाइन एडिटिंग, कंटेंट एडिटिंग, कॉपी एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में तो नहीं ही होगा, तो यस द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज कॉपी एडिटिंग, कि बार बार हमारा सेम चीज़ हम रिपीट तो नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिप फॉर फॉर्मेटिंग वेब कंटेंट टू मेक इट मोर अपीलिंग एंड रीडेबल? अब देखो यहाँ पे वर्ड याद रखना, नॉट यूज हुआ है, ठीक है। इसमें से कौन सा जो टिप है वो नहीं यूज होता है वेब कंटेंट फॉर्मेटिंग के लिए और जिससे कि वो मोर अपीलिंग और रीडेबल बने? कीप पैराग्राफ शॉर्ट, यूज बुलेट पॉइंट्स एंड लिस्ट, चूज इलिजिबल फॉन्ट एंड यूज हेडिंग्स। कौन सी चीज़ें नहीं यूज की जाती है? तो यस द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज चूज इलिजिबल फॉन्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ हैविंग मोर वेबसाइट ट्रैफिक ड्यू टू कंटेंट एडिटिंग? ठीक है, कौन सा एक ऐसा बेनिफिट है जिससे कि वेबसाइट ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? डिक्रीज इन सेल्स नहीं, अभी मैंने आपको इसके पहले बताई थी कि जो चीज़ कम हो रही है वो तो हो ही नहीं सकता। सेल्स डिक्रीज करना हम नहीं चाहते, डिक्रीज इन ऑनलाइन प्रेजेंस हम नहीं चाहते, इंक्रीज इन कस्टमर एंगेजमेंट यस यही हम चाहते हैं। और ये क्या है? इंक्रीजिंग कन्फ्यूजिंग राइटिंग नहीं, ये तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग हेडिंग इन ऑनलाइन कंटेंट? ऑनलाइन कंटेंट में हेडिंग यूज करने का पर्पज क्या होता है? टू कंफ्यूज रीडर्स, to make key information stand out, to make the content less scannable, to discourage users from reading the content. ऑनलाइन कंटेंट यूज़ करने के पीछे इम्पॉर्टेंट होता है टू मेक की इंफॉर्मेशन स्टैंड आउट, यानी हम पहले ही सामने वाले को बता देते हैं कि इसमें हम किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। यस द करेक्ट ऑप्शन इज बी। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग सब जन वीडियोस देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैक्सिमम मेरे इसमें से वीडियो जो व्यूज़ आते हैं उसमें से सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, और जो आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 80% आई थिंक 70-75% लोग अभी भी ऐसे हैं जो वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल। तो स्टूडेंट्स, आपको सब्सक्राइब भी करना है साथ साथ में,
ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई हाँ मैं जो काम कर रही हूँ लोगों को पसंद आ रहा है और लोग उसको लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव राइटिंग स्ट्रक्चर। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग स्ट्रक्चर का प्राइमरी फोकस क्या है? प्रेजेंटिंग अ स्टोरी इन ऑर्डर, अरेंजिंग डेटा लॉजिकली, presenting a clear and convincing argument, analyzing cause and effect relationship. Yes, the correct option is C, that is presenting a clear and convincing argument. Question number 14, what is the primary purpose of problem and solution writing structure? Problem and solution writing structure का primary purpose क्या होता है? Explaining why something happened, presenting an argument with evidence, discussing the relative merits of two entities, and presenting an issue and its potential resolutions. Yes, the correct option is D, that is presenting an issue and its potential resolutions. स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोग को क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब मैं ये थियरी पढ़ा रही थी। तो इसीलिए अभी आपकी एग्ज़ाम भी पास है, तो सिर्फ मैं जिसमें लग रहा है मुझे कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उसमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट स्टिल इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग हेडिंग इन ऑनलाइन कंटेंट। ऑनलाइन कंटेंट में हेडिंग यूज़ करने का पर्पस क्या होता है? रीडर को कंफ्यूज करना, हो ही नहीं सकता। टू मेक द कंटेंट लेस स्कैनेबल, हो ही नहीं सकता। टू डिस्करेज यूजर्स फॉर रीडिंग द कंटेंट, देखो ये यहीं पे नेगेटिव ही बता रहा है सब, तो पॉजिटिव क्या है? टू मेक की इंफॉर्मेशन स्टैंड आउट, दैट इज बी। Now question number 16, in which writing structure is a chronological time based approach commonly used? ये writing structure हमने यूनिट 2 में writing types, writing styles में के नीचे पढ़े थे, ठीक है, तो ये सारे structures पढ़ लेना एक बार अच्छे से। Logical writing structure, argumentative, comparison and contrast writing, chronological writing structure। अब यहाँ पे chronological दिया है तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में भी chronological वर्ड यूज हुआ है। Next is question number 17, which of the following is not a common technique for content ideation? Content ideation का इसमें से कौन सा common technique नहीं है? Brainstorming, email marketing, trends और social listening। इसका correct option है B, that is email marketing। ठीक है, last question, why should target audience details be included in a content brief? content brief में target audience details को क्यों डाला जाता है? To increase the website loading speed, to optimize metadata tags, to tailor content to reader interest and needs, to enhance the internal linking structure. Yes, the correct option is C, to tailor content to reader interest and needs। स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का हमारा सेशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आज टोटल 18 क्वेश्चंस आपको करवाई हूँ। यहाँ पे हमारा यूनिट 2 जो है वो फिनिश हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूनिट 3 का एक ही वीडियो में यूनिट 3 पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और यूनिट 4, ठीक है, ये लेके आऊँगी। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कीजिए। इतना सारा टाइम देना, ये सारी चीज़ें बनाना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। तो अगर आप उसको लाइक करते हो, चलो अब मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। अंटिल